Assalamu alaikum. Now we are proceeding towards our lecture 5 on seizure disorder and epilepsy. हम ड्रग्स कंटिन्यू कर रहे थे और आज हमें नेक्स्ट ड्रग जो है वो इस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करनी है, टोपिरामेड. तो अब हम उसी से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोपिरामेड? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि टोपिरामेड क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फ्रक्टोज है एंड इट डिक्रीज रैपिड हिपोकैम्पल न्यूरोनल फायरिंग. तो हिपोकैम्पल रीजन जो होता है ब्रेन में, उससे न्यूरोनल फायरिंग को स्टॉप करते हैं, डिक्रीज करते हैं. कैसे करते हैं? पॉसिबली बिकॉज ऑफ सोडियम और कैल्शियम चैनल इनिबिशन, यानी सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल के इनिबिशन के जरिए. बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन. दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ऑल्सो वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. तो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है टोपिरामेड. अच्छा, अभी ये जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है तो फिर हमें ये बात भी अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से जो भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो इससे पॉसिबल होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल हाइपो एसिडिटी, क्योंकि एसिड सिक्रीशन ये कम करेगा. इसके अलावा किडनी में भी ये इनहिबिट करेगा और रेस्पिरेटरी सेंटर में भी ये इनहिबिट करेगा, तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है. अच्छा, इसके अलावा इट पोटेंशिएट द एक्टिविटी ऑफ गाबा, जो कि और अच्छी बात है. इट हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव एडजंक्टिव थेरेपी फॉर पार्शल सीजर ट्रीटमेंट इन एडल्ट्स. अच्छा, ये एडजंक्टिव थेरेपी है पार्शल सीजर में, एडल्ट्स में. इसके अलावा टोनिक क्लोनिक सीजर में, इन्फेंटाइल स्पेजम में और लिनेक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, ये इसकी मेन इंडिकेशन है. अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो एडल्ट 17 ईयर्स एंड ओल्डर, उस पर अगर हम बात करें तो डोज है 25 टू 50 मिलीग्राम पर डे, बट मैक्सिमम डोज आप जा सकते हैं 400 मिलीग्राम पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस. चिल्ड्रन जो है उसकी जो डोज की रिकमेंडेशन है 2 to 16 ईयर्स, 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, अप टू 5 to 9 मिलीग्राम पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस. तो इस तरीके से जो है वो इसकी डोज जो है वो रिकमेंड की जाती है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ये 80% बायो अवेलेबल होती है, यानी इसकी बायो अवेलेबिलिटी 80% है. एंड फूड डज नॉट अफेक्ट इट्स बायो अवेलेबिलिटी, यानी ये कि जो है वो फूड से कोई इसकी बायो अवेलेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फूड से इंटरेक्शन नहीं है एब्जॉर्प्शन लेवल पे. इसके अलावा रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट में नेसेसरी है कि इसकी डोज एडजस्ट की जाए, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन दोनों कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. एंजाइम इंड्यूसिंग एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स कैन डिक्रीज टोपिरामेड लेवल. तो वो तमाम ड्रग लाइक कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, ये तमाम जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं वो इसके लेवल को डिक्रीज करती हैं, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाती हैं. अच्छा, टोपिरामेड हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स, और ये खुद भी दूसरी एंटी कन्वल्सिव ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस और चेंज करती है. इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है? 50 मिलीग्राम डेली, फिर उसके बाद फॉलोड बाय टाइट्रेशन टू इफेक्टिव डोजेज. अच्छा, मोर देन 400 मिलीग्राम डेली डोज नॉट बीन शोन टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स. तो 400 मिलीग्राम से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग पर इफेक्ट पर आए अगर इस ड्रग के, तो हमारे पास क्या है? इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ किडनी स्टोन्स इन ओल्डर पेशेंट हु रिसीव दिस ड्रग. तो वो पेशेंट जिनको पहले से किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, रीनल कैलकुलस का, तो दे शुड टेक प्रिकॉशन. और बेहतर ये है कि पेशेंट शुड टेक सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड वाइल टेकिंग द टोपिरामेड. इसके साथ पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये किडनी में डिपॉजिट ना हो, रीनल कैलकुलाई यानी रीनल स्टोन्स ना बढ़े. इसके अलावा पैरास्थीसिया इज़ ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनहाइड्रेज इनहिबिटर, यानी जो है पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन. वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी है. अच्छा, इसके अलावा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टोपिरामेड रीनल बाइकार्बोनेट लॉस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डकर, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी मेटाबॉलिक चेंजेस भी कर सकता है. टोपिरामेड इसके अलावा क्या करेगा? कॉज ओलिगोहाइड्रोसिस एंड हाइपरथर्मिया. ठीक है, ओलिगोहाइड्रोसिस, डिक्रीज इन स्वेटिंग एंड हाइपरथर्मिया. तो ये जो है वो यानी हाई टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें करेगा. इसके अलावा एक्यूट मायोपिया विद सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा,
could occur typically with 1 month of therapy in which the drug should be discontinued. अगर मायोपिया हो रहा है यानी दूर की नज़र कमज़ोर हो रही है और सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ये कॉज कर रहा है तो फिर इसको डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एज ए फार्मासिस्ट। एडवर्स इफेक्ट पर अगर हम इसके आएँ तो फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड। अगर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो, ब्रेस्ट पेन इन फीमेल, नोजिया और ट्रेमर जो कि डोज रिलेटेड है, बैक पेन, चेस्ट पेन, डिस्पेप्सिया एंड लेग पेन। CNS इफेक्ट्स कब मोस्टली सीन इन 600 मिलीग्राम पर डे, और हमने जैसे ऊपर तस्करा किया कि यूजुअली द डोज शुड नॉट बी इंक्रीज मोर देन 400 मिलीग्राम। लेकिन अगर किसी केस में आप 600 मिलीग्राम तक जा रहे हैं पर डे तो CNS इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें साइकोमोटर स्लोइंग यानी ये कि रिस्पॉन्स स्लोइंग, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड स्पीच इम्प्रॉपर होगी, कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकेगा पेशेंट, सोमनोलेंस यानी नींद बहुत ज़्यादा आएगी, फटीग, एस्थीनिया, वेट लॉस और कग्नाइटिव डिस्टर्बेंसेस एंड डिफ़िकल्टीज़। कग्नाइटिव डिस्टर्बेंसेस यानी ये जो आपके सूंघने, समझने, देखने, सुनने की जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी, ट्रेमर्स होंगे हैंड में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, डिजीनेस, एटेक्सिया एंड हेडेक। GI इफेक्ट्स जो हैं वो GI अपसेट, नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हैं। जेनाइटो यूरिनरी इफेक्ट्स, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया यानी डिक्रीज इन यूरिनेशन एंड रीनल कैल्कुलाई। कार्डियोवैस्कुलर में चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन एंड वेजोडाइलेशन। ऑक्यूलर इफेक्ट्स की बात करें तो एबनॉर्मल विजन, आई पेन, डिप्लोपिया एंड ग्लूकोमा। ठीक है, एबनॉर्मल विजन वही मायोपिया। इसके अलावा हेमेटोलॉजिक यानी ब्लड रिलेटेड, ब्लड सेल्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, एनीमिया, एपिस्टेक्सिस, ल्यूकेपीनिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। एपिस्टेक्सिस क्या होती है? ये होती है नाक से जो है वो एकदम ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एपिस्टेक्सिस, जिसको हम नक्सीर फूट जाना भी कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अदर में है, हाइड्रोसिस इन चिल्ड्रन यानी डिक्रीज इन स्वेटिंग इन चिल्ड्रन, उनमें भी होता है। रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल है। रैम प्रोग्राम हमें क्या कह रहा है? वही पेशेंट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, जिसपे सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट भी हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट बहुत सीवियर है, लाइक क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, जो है वो दैट मे अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। लिहाजा दिस ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसी वजह से इसके साथ भी रैम प्रोग्राम का पार्ट है कि मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट, जिसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, ताकि जो भी फीमेल अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है और इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो उसको ये पहले से पता हो कि इससे ये रिस्क, टेराटोजेनिसिटी का रिस्क मौजूद है। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन क्या है? फेनिटोइन एंड कार्बामेज़ेपिन विल इंक्रीजेस द क्लियरेंस। क्यों? क्योंकि ये इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं तो क्लियरेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा ये खुद क्या करेगी? इंक्रीजेस द क्लियरेंस ऑफ अदर ड्रग्स दैट आर क्लियर्ड बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम। किसी स्पेसिफिक एंजाइम का नाम इसलिए नहीं लिखा कि ये बहुत सारे एंजाइम को इंक्रीज करती है, यानी उनको इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी ड्रग जो होती हैं वो जो उन पर्टिकुलर एंजाइम से, जैसे C3A4 से, 2D6 से या कोई और एंजाइम है, तो उससे जो है वो जब वो क्लियर होगी तो वो फिर लेवल जो होगा वो जब बढ़ा हुआ होगा टोपामेरेट से, तो उसकी क्लियरेंस बढ़ जाएगी और उसकी हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी और इसके अलावा उसकी इफेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट ड्रग इज टायागापिन। इसका मैकेनिज्म क्या है? एक्ट ऑन द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा बाय ब्लॉकिंग इट्स अपटेक। ठीक है, तो यानी ये गाबा अपटेक को स्टॉप करेगी, यानी गाबा को अपने साइनेप्टिक रीजन पे अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करेगी, ताकि साइनेप्सिस पे गाबा की क्वांटिटी बढ़ी रहे और उससे क्या हो कि एक्शन पोटेंशियल सप्रेस होता रहे। इसी वजह से इसको एडजंक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर पार्शियल सीजर में यूज़ किया जाता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या है? स्टार्टिंग डोज ऑफ 4 मिलीग्राम डेली फॉर 2 वीक्स। ठीक है, और फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं 4 to 8 मिलीग्राम वीकली उसके बाद, और मेंटेनेंस डोज जो है आप जा सकते हैं मैक्सिमम 32 to 56 मिलीग्राम डेली। मैक्सिमम रिकमेंडेड डोजेज फॉर चिल्ड्रन क्या है? 32 मिलीग्राम डेली, और मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज फॉर एडल्ट है 56 मिलीग्राम डेली। अच्छा, इसके अलावा ए हाई फैट मील डिक्रीजेज द रेट ऑफ टाइगेबिन एब्जॉर्प्शन बट डज नॉट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइगेबिन शुड बी टेकन विद फूड। अच्छा, वो ये दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैट मील के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है।
एब्जॉर्प्शन डिक्रीज से मतलब ये कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, बट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज नहीं होता। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर विदाउट फैट 10 मॉलिक्यूल पर मिनट एब्जॉर्ब होते हैं टायागैबिन के, तो फैट मॉलिक्यूल अगर फैटी डाइट ली हुई होगी तो वो 10 मॉलिक्यूल से कम हो जाएगी एब्जॉर्प्शन पर मिनट। लाइक फॉर एग्जांपल मे बी 8 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, 5 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, 2 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, तो ये हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूरा है कि यानी अगर एम्प्टी स्टमक विदाउट फैट मील लें तब भी जो है वो ड्रग अगर सपोज दैट 80% बायो अवेलेबल है तो 80% ही एब्जॉर्ब होगी, और अगर फैट के साथ लेंगे तो रेट कम होगा यानी देर से एब्जॉर्ब होगी, बट 80% जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लिहाजा ये फूड के साथ ली जा सकती है। प्रिकॉशन इन मॉनिटरिंग इफेक्ट, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो मैं कहता हूँ कि फार्मासिस्ट को सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये क्या करेगा? मॉडरेटली सीवियर और टू सीवियर जनरलाइज वीकनेस, ठीक है, जनरलाइज वीकनेस करेगा, बट इट रिजॉल्व्स इन ऑल केसेस आफ्टर रिडक्शन इन डोज और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी। अच्छा, डोज कम कर दें या फिर डिसकंटिन्यू कर दें तो ये वीकनेस का प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ऑप्थेल्मिक इफेक्ट्स क्या हैं? एनिमल स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी फॉर रेजिडुअल बाइंडिंग टू रेटिना एंड मेलेनिन बाइंडिंग, ठीक है, तो रेटिना और मेलेनिन बाइंड के साथ बाइंड हो जाती है ये, ठीक है, जिसकी हाउएवर हैज़ नॉट बीन कंफर्म इन ह्यूमन स्टडीज़, पीरियोडिक ऑप्थेल्मोलॉजिक मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। अच्छा, ये रेटिना के साथ बाइंड होकर या मेलेनिन के साथ बाइंड होकर क्या करती है, ह्यूमन की स्टडीज़ में अभी तक इसके हवाले से कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है और कोई इसकी कन्फर्मेशन ह्यूमन स्टडीज़ में नहीं है। लिहाजा जस्ट फॉर सेफ साइड अगर पेशेंट जो है वो इस ड्रग पर मौजूद हो तो फिर पेशेंट को ये चाहिए कि वो इसको जो है वो लेते वक्त टायागैबिन के साथ जो है वो अगर पेशेंट इस पे हो तो वो रेगुलरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करता रहे। अच्छा, स्किन पे डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? सीवियर रैश टू स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम रिपोर्टेड इन क्लिनिकल स्टडीज। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ भी रिपोर्टेड हुई हैं, एज मैनी एज 10 केसेज अमंग 2531 पेशेंट्स विद एपिलेप्सी एंड 3831 पेशेंट ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, यानी पर ईयर इतने पेशेंट को एक्सपोजर हुआ था। तो उसमें से लेकिन जनरल रेट क्या है कि इन 2531 पेशेंट्स में 10 केसेस की डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेड, जो कि दिस इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। ये बजाय तो ये कम लग रहा है कि 10 केसेस हैं 2531 में 2531 में, लेकिन ये कि ये रेट हाई है। लिहाजा दिस ड्रग शुड नॉट बी यूज एज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी। इसके अलावा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG abnormalities, spike and wave discharges on EEG have been reported, ठीक है, to have exacerbation of their EEG abnormalities। इसके अलावा associated with cognitive और neuropsychiatric events, तो cognitive और neuropsychiatric events होते हैं इस EEG चेंज की वजह से, abnormality की वजह से। पेशेंट यूजुअली कंटिन्यू टायागैबिन बट रिक्वायर डोजेज एडजस्टमेंट। अगर EEG abnormalities आ रही हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि टायागैबिन को जो है वो उसकी डोज रिड्यूस की जाए या कंट्रोल की जाए, ड्रग को जो है वो कंटिन्यू पेशेंट कर सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स CNS में कन्फ्यूजन, डिजीनेस, फटीग, GI में स्टमक अपसेट, नोजिया, माउथ अल्सरेशन, एनोरेक्सिया। रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है। रैम प्रोग्राम क्या कह रहा है कि वही टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ सुसाइडल थाट्स एंड बिहेवियर, जो कि इससे डेवलप हो सकते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। इसके अलावा ऑल्सो है बीन केस रिपोर्ट्स ऑफ सीजर इन पेशेंट विदाउट हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी हु आर रिसीविंग टायागैबिन फॉर अनअप्रूव्ड इंडिकेशन। किसी और इंडिकेशन में लाइक फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में अगर जो है वो पेशेंट जो है वो ये ड्रग ले रहा था तो उसमें ये हुआ कि इसने पैराडॉक्सिकल इफेक्ट किया, यानी ये बेसिकली सीजर इनहिबिशन के लिए उसमें इसने सीजर को रिपोर्ट किया है, तो ये इसका एक अलग से जो है वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट भी रिपोर्टेड है। डेफिनेटली रैम प्रोग्राम का पार्ट है कि मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट, ताकि पेशेंट खुद भी उसको पढ़ के समझ सके कि उसकी ड्रग क्या है और उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या उसको केयर करनी चाहिए। इंटरेक्शन किसके साथ हैं टायागैबिन के? फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन विल इंक्रीज द टायागैबिन क्लियरेंस, क्योंकि ये तमाम की तमाम एंजाइम इंड्यूसर है।
नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज जोनेसामाइड। जोनेसामाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉट वेल नोन, बट हाइपोथेसिस ये है कि ये ब्लॉक करती है सेंसिटिव सोडियम चैनल एंड टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, टी टाइप, एल टाइप, वाई टाइप, तो ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है। अच्छा, और सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है। और इसकी इंडिकेशन है एडजंक्टिव थेरेपी। कौन से सीजन में? पार्शियल सीजर फॉर एडल्ट्स। अच्छा, डोजेज की अगर हम बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अबव 16 ईयर्स में इसकी रिकमेंडेशन है 100 मिलीग्राम डेली, विद इन 2 वीक्स इंक्रीज टू 200 मिलीग्राम डेली, इन 2 वीक्स बेसिस अप टू 600 मिलीग्राम डेली। तो यानी हर 2 हफ्ते के बाद 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम आप बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम जा सकते हैं हर 2 हफ्ते के बाद इंक्रीज करके डोज को 600 मिलीग्राम डेली तक। अच्छा, विद और विदाउट फूड दोनों तरीके से इसको लिया जा सकता है ओरली। प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट इसके क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ड्रग के केसेस में जोनेसामाइड के। जोनेसामाइड के जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियली फेटल रिएक्शन टू सल्फोनामाइड, क्योंकि जोनेसामाइड में जो मॉलिक्यूल है वो सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल है। तो वो तमाम पेशेंट जिनको सल्फा एलर्जी है वो जो है वो उनके लिए ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है और सीवियर हो सकता है, जो उनके लिए फेटल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ भी है, फेटेलिटीज़ हैव अकर्ड। ठीक है, ऑल्दो रेयरली। ठीक है, क्यों है? बिकॉज वही सीवियर रिएक्शन टू सल्फोनामाइड। और वो क्या क्या है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, फल्मिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस, यानी नेक्रोसिस हो गया हेपेटिक इमीडिएटली, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए प्लास्टिक एनीमिया एंड अदर ब्लड डिस्क्रेसियासिस, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ब्लड पिक्चर अगर सीरियस हेमेटोलॉजिक की बात करें तो ए प्लास्टिक एनीमिया एंड ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। कग्नाइटिव एंड न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज हैं, 3 जनरल कैटेगरीज। साइकेट्रिक सिम्टम्स जिसमें डिप्रेशन है और साइकोसिस है। साइकोमोटर स्लोइंग दूसरी कैटेगरी है जिसमें डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम। और वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं जैसे इंसान बात करते में बीच में कोई अगर वर्ड आ गया तो उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी वो उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा है, तो वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़। उसकी वजह यही है कि वो ब्रेन उसका जो है वो मोटर रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा। इसके अलावा सोमनोलेंस और फटीग भी कॉग्निटिव एंड न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स रिएक्शन में शामिल है। इसके अलावा क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज CPK एलिवेशन और पेनक्रिएटाइटिस, ये भी रेयर इवेंट्स हैं, ऑब्जर्व्ड इन लेस देन 1 in 1000। ठीक है, तकरीबन 1000 में एक को रिपोर्टेड होता है। उसमें क्या होगा? सीवियर मसल पेन और वीकनेस और प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ फीवर। मार्कर्स ऑफ मसल डैमेज शुड बी असेस्ड, जिसमें वो यही क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, इसको क्रिएटिनिन काइनेज भी कहा जाता है। ये मसल बाउंड भी होता है, क्योंकि देखिए क्रिएटिनिन काइनेज आपके पास 3 होते हैं। क्रिएटिनिन काइनेज जो है, ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज भी कहलाता है, ये मसल बाउंड भी होता है, ब्रेन बाउंड भी होता है और मायोकार्डियल बाउंड भी होता है। तो मसल बाउंड जो होगा, मायोकार्डियल बाउंड कब बढ़ता है? जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। ब्रेन बाउंड कब होता है? जब ब्रेन में कोई डैमेज होता है, डिटेरियोरेशन होती है। और मसल बाउंड कब इंक्रीज होता है प्लाज्मा लेवल इसका? जब मसल्स डैमेज होते हैं। तो आप CPK लेवल जो है वो ब्लड जो है वो से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एल्डोलेज लेवल भी आपको यही बताएगा। एंड इन दिस सिचुएशन कंसिडर्ड टू गिव इन ए टेपरिंग और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द जोनेसामाइड। इस केस में आपको या तो डोज कम कर दें टेपरिंग करके, या फिर जोनेसामाइड को डिसकंटिन्यू करके गो फॉर सम अदर ऑप्शंस। किडनी स्टोन्स भी रिपोर्टेड हैं 4% पेशेंट्स में। इसके अलावा में इंक्रीज मीन कंसंट्रेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, रीनल फंक्शन शुड बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली। इस वजह से, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी, तो इस वजह से किडनी फंक्शन शुड बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, यानी हर महीने में या 2 महीने में ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी भी रिपोर्ट हुई है। 9 सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स हैव अकर्ड अमंग 991 पेशेंट्स विद एपिलेप्सी और 7.7 डेथ्स पर 1000 पेशेंट्स ईयर, यानी एक साल में 1000 पेशेंट में 7.7 डेथ का रेट रिकॉर्ड किया गया है मुख्तलिफ क्लिनिकल स्टडी में। इसके अलावा ऑलिगोहाइड्रोसिस, यानी वो डिक्रीज इन स्वेटिंग, हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर,
ख़ास तौर से इन पीडियाट्रिक पेशेंट। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? CNS इफेक्ट, डिजीनेस, हेडेक, सोमनोलेंस, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, ट्रेमर, एबनॉर्मल थिंकिंग। कार्डियोवैस्कुलर में पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी। डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मैक्युलोपेपुलर रैश, एक्नी, एलोपेशिया, फोटोसेंसिटिविटी, और इसके अलावा अदर्स में नोजिया, एजिटेशन या इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन पेशेंट में होगा। रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें भी रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स है और बिहेवियर है। एंड मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस मेडिकेशन। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन क्या है? जोनेसामाइड इंड्यूसेस लिवर एंजाइम, ये भी इंड्यूस करती है लिवर एंजाइम्स बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म एंड थ्रू क्लियरेंस ऑफ जोनेसामाइड एंड डिक्रीज हाफ लाइफ, यानी ये ऑटो इंड्यूसर है, अपने ही मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को इंक्रीज करती है, इसकी वजह से इसकी जो क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो जाती है और इसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा फूड विल डिले द एब्जॉर्प्शन बट विल नॉट अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, जैसा हमने शुरू में भी देखा था कि इससे जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़रूर डिले हो रहा है लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर कोई फ़र्क नहीं है, यानी जितनी ड्रग एब्जॉर्ब होना चाहिए वो उतनी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हमने कंप्लीट कर ली जोनेसामाइड। नेक्स्ट ड्रग इज लेविटायरासीटाम। अब ये क्या है? इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या है? पायरोलिडीन डेरिवेटिव है एंड केमिकली इज अनरिलेटेड टू अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से डिफरेंट है। और ये इट डिस्प्लेज इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज इन द CNS इन द किंडलिंग मॉडल इन रैट्स। रैट्स के जो बिहेवियर होते हैं उसके मुख्तलिफ मॉडल होते हैं और उसमें उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसके जो ये फार्माकोलॉजिस्ट जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग के, तो उसमें वो रैट्स की एक्टिविटी को चेक करते हैं, एक्साइटेटरी है, इनिबिटरी है, एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट है, क्या एक्टिविटी है उसकी रैट की। तो उसमें से ये एक मॉडल है किंडलिंग मॉडल विच इज़ ए स्टैंडर्ड मॉडल। तो उसमें ये चेक किया गया कि लेविटायरासीटम उन पे इनिबिटरी एक्टिविटी जो है वो शो करता है। अच्छा, ये भी क्या है? एडजंक्टिव थेरेपी है, मींस नॉट यूज, कैन नॉट बी यूज अलोन। किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर, मायोक्लोनिक सीजर एंड जनरलाइज सीजर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें तो 16 एंड ओल्डर्स, 16 साल और उससे बड़े में स्टार्टिंग डोज 1000 मिलीग्राम पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेज, और फिर एवरी 2 वीक्स इसको बढ़ा के आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं इसकी डोज 3000 मिलीग्राम पर डे। चिल्ड्रन जो है 4 to 16 ईयर्स ऑफ एज, इनमें क्या है? इनिशियल थेरेपी विथ 10 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली, और फिर इंक्रीज कर सकते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी डेली एवरी 2 वीक्स, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं इसमें बच्चों में 4 to 16 ईयर्स में 30 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली। अच्छा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट। हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके क्या है? माइनर है, but there are statistically significant decrease compared to placebo in total mean RBC count, mean hemoglobin and mean hematocrit। तो ये लेविटायरासीटम जो है वो इसके हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट माइनर है, लेकिन प्लेसिबो के मुकाबले में क्लिनिकल स्टडी में सिग्निफिकेंटली जो है वो RBC काउंट, हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्राइट को ये चेंज करते हैं। इसके अलावा डिक्रीज इन WBC काउंट एंड न्यूट्रोफिल काउंट। तो इसी वजह से जो है वो इसलिए जो है इट इज़ बेटर कि ये जो पेशेंट जो लेविटायरासीटम पे है उसका कि CBC जो है वो आप करवाते रहें। इसके अलावा ये ड्राउजीनेस भी कॉज करती है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो कॉमनली एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं? सोमनोलेंस, वीकनेस, हॉस्टाइलिटी यानी दुश्मनी वाला बिहेवियर, इन्फेक्शन एंड फटीग। CNS में सोमनोलेंस, डिजीनेस, डिप्रेशन एंड नर्वसनेस। डर्मेटोलॉजिक में प्रूराइटिस, स्किन डिस्कलरेशन, रैश एंड एलोपेशिया यानी लॉस ऑफ हेयर। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स में फेरिंजाइटिस, रिनाइटिस एंड इंक्रीज कफ। इंटरेक्शन अगर इसकी बात करें तो लेविटायरासीटम डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट ऑफ लेविटायरासीटम। तो इस लिहाज से ये इंटरेक्शन के लिहाज से ये इनर ड्रग है कि ना तो ये किसी दूसरी ड्रग के लेवल्स और उसकी कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है, ना कोई और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इसकी काइनेटिक्स को, इसके मेटाबॉलिज्म को और इसकी हाफ लाइफ को चेंज करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लेविटायरासीटम। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज ऑक्सकार्बाजेपिन।
ये जो है वो कार्बामेज़ेपिन का डेरिवेटिव है, लिहाजा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी हद तक कार्बामेज़ेपिन वाला ही है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें कि ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स, जब सोडियम चैनल इनहिबिट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपर एक्साइटेड न्यूरोनल मेम्ब्रेन एंड इनहिबिशन ऑफ रिपीटेटिव न्यूरोनल फायरिंग। और क्या होगा, डिमिनिशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साइनेप्टिक इम्पल्सेस। तो एक तो ये कि स्टेबलाइज हो जाएगी मेम्ब्रेन, रिपीटेटिव न्यूरोनल फायरिंग स्टॉप हो जाएगी और डिमिनिश हो जाएगी, साइनेप्टिक इम्पल्सेस भी डिमिनिश हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि दीज एक्शंस आर थॉट टू बी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ सीजर स्प्रेड इन द इंटेक्ट ब्रेन। और फिर वो जो ब्रेन के कुछ ही फोकल पॉइंट से जो सीजर जनरेट हो रहा था वो फिर अब स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा इन एडिशन ये क्या करेगी, पोटेशियम कंडक्टेंस को भी बढ़ाएगी, यानी और मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगी एंड मॉड्यूलेट द हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल, यानी मॉडरेट फंक्शन पे लेकर आएगी कैल्शियम चैनल का, ताकि एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो। इसकी इंडिकेशन क्या है, पार्शियल सीजर इन एडल्ट एज मोनोथेरेपी और इन चिल्ड्रन 4 years ऑफ एज, उसमें भी यही है, विद एपिल ओल्ड एंड और ओल्डर में विद एपिलेप्सी, एंड एज एडजंक्टिव थेरेपी इन चिल्ड्रन 2 years ऑफ एज एंड ओल्डर विद एपिलेप्सी। ठीक है, 2 years ऑफ एज जो है वो उनमें चिल्ड्रन में ये एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पर यूज़ होती है। अच्छा, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें तो 4 चिल्ड्रन की अगर हम बात करें 4 to 16 years में इसकी डोज क्या है, 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 600 मिलीग्राम पर डे एज एडजंक्टिव थेरेपी एंड 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे एज मोनोथेरेपी। एडल्ट्स में 600 मिलीग्राम पर डे एज एडजंक्टिव थेरेपी एंड 1200 मिलीग्राम पर डे एज मोनोथेरेपी। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया, एडजंक्टिव थेरेपी का मतलब ये है कि दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ मिक्स करके, यानी दो या 3 ड्रग ले रहा है। मोनोथेरेपी के सिंगल इसी से ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा डोजेज एडजस्टमेंट इसकी ज़रूरी है इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर, लेकिन जो है वो नो डोजेज एडजस्टमेंट इज नीडेड फॉर पेशेंट इन माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटिक एम्पेयरमेंट। हाँ, अगर सीवियर हेपेटिक एम्पेयरमेंट होगा तब इसकी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कैन बी टेकन विद और विदाउट फूड। इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स हैं। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोनेट्रीमिया ये कॉज करेगी, यानी सोडियम लेवल लेस देन 125 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो वैसे इसका जो सोडियम का नॉर्मल रेंज है वो 135 से लेके 147 मिलीमोल पर लीटर है, तो इसलिए जो है ये सिग्निफिकेंट हाइपोनेट्रीमिया है। इसके अलावा सीरियस डर्मेटोलॉजिक रिएक्शन हो सकते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जो चिल्ड्रन एडल्ट दोनों में रिपोर्टेड है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं, CNS इफेक्ट्स, डिजीनेस, सोमनोलेंस, हेडेक, एटेक्सिया, फीवर, कॉग्निटिव सिम्टम्स जिसमें साइकोमोटर स्लोइंग, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड वर्टाइगो भी हो सकता है। GI इफेक्ट्स, वोमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल इफेक्ट, एबनॉर्मल गेट यानी पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड ट्रेमर, ऑक्यूलर इफेक्ट्स, डिप्लोपिया यानी डबल विजन, निस्टैग्मस यानी आंखों का भैंगापन एंड एबनॉर्मल विजन। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स इन स्पेशली इन एल्डरली, ये वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया यानी लो सोडियम लेवल। डर्मेटोलॉजिक में रैश हो सकते हैं। इसकी अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो ऑक्स कार्बामेज़ेपिन इनहिबिट साइटोक्रोम एंजाइम 2C19 एंड इंड्यूसेस साइटोक्रोम 3A4 एंड 5। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग जो 2C19 से मेटाबोलाइज होती हैं तो उनके प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि ये इनहिबिट कर रही है ऑक्स कार्बामेज़ेपिन इस एंजाइम को, और वो ड्रग जो 3A4 और 3A5 से मेटाबोलाइज होती हैं उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि वो एंजाइम ऑक्स कार्बामेज़ेपिन से जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं। सीरम कंसंट्रेशन ऑफ फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटॉल आर इंक्रीज। ठीक है, तो सीरम कंसंट्रेशन जो है फेनिटोइन और फिनोबार्बिटॉल की इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इट डिक्रीजेज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट्स मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा बेंजोडाइजिपिन भी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी, इनके भी जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्रॉस सेंसिटिविटी विद कार्बामेज़ेपिन इज ऑब्जर्व इन 25% to 30% ऑफ द पेशेंट। क्रॉस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर पेशेंट जो है वो कार्बामेज़ेपिन से हाइपर सेंसिटिव है
तो 25% to 30% चांसेस हैं कि वो ऑक्सकार्बाजेपिन से भी हाइपर सेंसिटिव होगा। और इसी तरह से अगर पेशेंट जो है वो ऑक्सकार्बाजेपिन से हाइपर सेंसिटिव है तो 25% to 30% चांस है कि वो कार्बामेजेपिन से भी हाइपर सेंसिटिव होगा। तो ये जो है वो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन और इश्यूज हैं। नाउ द नेक्स्ट ड्रग क्या है? लेकोसामाइड। लेकोसामाइड क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करेगी? इनहेंसेस द स्लो इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड बाइंडिंग कोलैप्सिंग रिस्पॉन्स मीडिएटर प्रोटीन 2। अच्छा, एक तो ये कि ये जो स्लो चैनल हैं सोडियम चैनल उनको इनहिबिट करेगी, स्लो इनएक्टिवेशन enhances the slow inactivation of voltage gated sodium channel। तो स्लो इनएक्टिवेशन करे, स्लोली इनएक्टिवेट करेगी सोडियम चैनल को। और इसके अलावा जो मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन्स हैं उनको भी जो है वो बाइंड करेगी, ताकि ये यानी वो मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन जो कि एक्साइटेशन का काम करते हैं यानी सेकंड मैसेंजर सिस्टम में, तो उनको भी ये इनहिबिट करेंगे, उनके साथ बाइंड होंगी। तो उस तरह से जो है ये अपना रिस्पॉन्स एंटी एपिलेप्टिक रिस्पॉन्स शो करेंगे। इट इज़ वाटर सॉल्युबल 20 मिलीग्राम पर ml में और कम्प्लीटली ओरली बायोअवेलेबल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम इसकी बात करें लोकेसामाइड की, तो इनिशियली 50 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, मैक्सिमम 100 मिलीग्राम पर डे, बट इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, डोज इंक्रीज कर सकते हैं एट वीकली इंटरवल बाय 100 मिलीग्राम पर डे एंड गिवन इन 2 डिवाइडेड डोजेज टू ए डेली डोज आप मैक्सिमम जाएंगे उसमें 200 to 400 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इन चिल्ड्रन यंगर देन 17 ईयर्स हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। तो अंडर 17 ईयर्स रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो ना इफेक्टिवनेस का डेटा मौजूद है ना ही सेफ्टी का डेटा मौजूद है। इसके अलावा इसकी ओरल इंट्रावेनस रिप्लेसमेंट थेरेपी भी मौजूद है व्हेन स्विचिंग फ्रॉम ओरल डोज। द इनिशियल टोटल डेली इंट्रावेनस डोजेज शुड बी इक्विवेलेंट टू टोटल डेली डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरल डोज। यानी मतलब ये है कि बोथ डोजेज आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है कि जितनी डोज में वो ओरल ले रहा था उतनी ही आईवी भी दी जाएगी। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें इस ड्रग की, तो वो हमारे पास क्या है? सबसे पहले वही है सुसाइडल बिहेवियर एंड आइडिएशन और ऑब्जर्व्ड एज अर्ली एज 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली इस पर भी रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स भी हैं, PR इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, यानी जो ECG में P वेव और R वेव होती हैं वो उसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है ये उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं और ये डोज डिपेंडेंट है। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक AV ब्लॉक भी कॉज कर सकती है, एंड 0.4% ऑफ पेशेंट में देखा गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लोटर ऑब्जर्व किया गया है 0.5% पेशेंट में, ठीक है, जो लेकोसामाइड से ट्रीट किए गए हैं। सिनकोप भी ऑब्जर्व किया गया है 1.2%, ठीक है, यानी पार्शल लॉस ऑफ यानी पार्शल कॉमा कह लीजिए इसको, कंप्लीट तो नहीं होता, ये थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है सिनकोप में। और मोस्टली इन पेशेंट्स हु रिसीव डोजेज अबव 400 मिलीग्राम पर डे। सिनकोप ही देखी गई है किन पेशेंट्स में जिनको जो डोज 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा ले रहे थे। इसके अलावा और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? डिजीनेस, हेडेक, डिप्लोपिया, नोजिया, वोमिटिंग, एटेक्सिया, वर्टाइगो, ब्लड विजन एंड रैश। रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल है वही टू इन्फॉर्म पेशेंट फॉर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर, और मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। अगर सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, डज नॉट इफेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कंकमिनेंट एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन, तो इसका भी किसी दूसरी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। लो पोटेंशियल फॉर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इसी वजह से इस ड्रग का है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट ड्रग? नेक्स्ट ड्रग इज रोफिनामाइड। रोफिनामाइड क्या है? रोफिनामाइड डज नॉट अफेक्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अदर एंटी सीजर ड्रग, तो ये भी इसका भी ड्रग इंटरेक्शन मिनिमल है। अगर हम रोफिनामाइड के मैकेनिज्म की बात करें तो लिमिट एक्सेसिव फायरिंग ऑफ सोडियम डिपेंडेंट एक्शन पोटेंशियल इन पर्टिकुलर प्रोलॉन्गेशन ऑफ इनएक्टिव स्टेट ऑफ चैनल, यानी चैनल्स को ये इनएक्टिव स्टेट में लाएगा और प्रोलॉन्ग करेगा, यानी रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देगा जो एक्शन पोटेंशियल का होता है, ताकि सोडियम जो है वो एक्सेसिव फायरिंग ना हो, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ना हो। बायोअवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है, इंक्रीज व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद फूड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में इनिशियली 400
to 800 milligram every 2 days until the maximum daily dosage of 3200 milligram जो है वो आप जा सकते हैं एडमिनिस्टर्ड इन टू इक्वली डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। तो इनिशियली 400 to 800 मिलीग्राम एवरी 2 डेज, ठीक है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम डेली डोज आप धीरे धीरे बढ़ा के टेपर अप करके 3200 यानी 3200 मिलीग्राम डेली कर सकते हैं, बट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल डोजेज। चिल्ड्रन 4 years एंड ओल्डर, 4 साल और उससे ऊपर, इनिशियली 10 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, इंक्रीमेंट्स एवरी अदर डे, ठीक है। डे 2 टारगेट डोजेज कितनी है 45 मिलीग्राम पर केजी पर डे, या फिर आप जो मैक्सिमम जा सकते हैं इसमें भी 3200 मिलीग्राम पर डे एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल डोजेस। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट इसके क्या है? प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट वही सुसाइडल बिहेवियर एंड आइडिएशन, और ये ऑब्जर्व हो जाएगा 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। कार्डियोवैस्कुलर शॉर्टनिंग ऑफ QT इंटरवल जो कि 20 मिलीसेकंड तक आ जाता है। इसके अलावा मल्टी ऑर्गन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज रैश एंड फीवर, एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, नोजिया, डिप्लोपिया, एटेक्सिया, ओलिगोमेन्यूरिया, lymphadenopathy and hematuria. RAM program definitely because of potential risk of suicidal thoughts and behavior, and medication guide must be dispensed with this product. इसके अलावा इंटरेक्शन की बात करें तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि डज नॉट अफेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कंकमिटेंट एंटी कन्वल्सिव ड्रग, इसी वजह से इसका जो पोटेंशियल है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का वो बहुत ही लो है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज विगाबैट्रिन। इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांस अमाइनेजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ गाबा। तो फिर जब गाबा का कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, जब गाबा का कैटाबॉलिज्म नहीं होगा तो गाबा की क्वांटिटी रिसेप्टर साइट पे बढ़ जाएगी। जब गाबा की क्वांटिटी रिसेप्टर साइट पे बढ़ जाएगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोलॉन्ग कर देगा, और जो हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा था यानी जो CNS एक्साइटेशन हो रही थी वो सप्रेस हो जाएगी। वैसे भी गाबा जब एक्टिवेट होता है तो वो पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है और मेम्ब्रेन को, जो एक्शन पोटेंशियल वाली मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करता है ताकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो। अच्छा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज एडल्ट्स एंड 16 years of age, initially 1000 milligram daily in 2 divided doses, and total daily dose can be increased or could be increased 500 milligram increment at weekly interval। हर हफ्ते 500 मिली के बाद 500 मिलीग्राम बढ़ा सकते हैं आप डोज, ठीक है, अप टिल द टारगेटेड रिस्पॉन्स। 16 years of age एंड ओल्डर, उसमें सेम एज एडल्ट डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जो डोज है वो ऊपर जो अभी मेंशन की गई है 100 मिलीग्राम डेली इन 2 डिवाइडेड डोजेज और 500 मिलीग्राम इंक्रीमेंट एट वीकली इंटरवल, तो वो जो है वो उसी तरीके से 16 years एंड ओल्डर में भी रिकमेंडेड है। इसके जो प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विजन लॉस एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन 30% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन। विजन लॉस हो सकता है। पेरिफेरल विजुअल फील्ड का मतलब ये है कि देखिए जब हम सामने देख रहे होते हैं तो हमारे सामने, जब हम विजन कर रहे होते हैं तो हमारे सामने का बहुत बड़ा रीजन जो है वो हम व्यू कर सकते हैं। साइड्स पे भी व्यू कर सकते हैं, बीच में भी व्यू कर सकते हैं कि हमारे साइड पे अगर कोई चीज़ है तो, जैसे ख़ास तौर से जब कार ड्राइविंग के दौरान है तो उसमें ये देखा गया है कि 30% इंडिविजुअल में विजुअल फील्ड डिफेक्ट आने लगे, यानी फॉर एग्जांपल जो है वो पेरिफेरल साइड पर नज़र आना बंद हो गया और सिर्फ सामने की साइड नज़र आ रही है, पेरिफेरल साइड जो है हमारा जो है वो उसमें डिफेक्ट आ गया। सो इन सम केसेस इट कुड डैमेज द सेंट्रल रेटिना। क्यों हो रहा है? सेंट्रल रेटिना की डैमेज की वजह से, जिसकी वजह से विजुअल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसी वजह से ए बेस लाइन विजन टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड नॉट लेटर देन 4 weeks आफ्टर स्टार्टिंग विगाबैट्रिन एंड देन फॉलोड एवरी 3 months। आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें लेकिन 4 हफ्ते के अंदर अंदर जब विगाबैट्रिन स्टार्ट कर दें विजुअल टेस्टिंग कर लें, और उसके बाद अगर वो सही हो तो हर 3 महीने में चेक करते रहें ताकि ये पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता कहीं जो है वो विजुअल फील्ड इफेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा। अच्छा, ऑनसेट ऑफ विजन लॉस एंड अकरेंस ऑफ इट वेरीज एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, क्योंकि ऑनसेट जो है वो वेरी करता है यानी पेशेंट टू पेशेंट, किसी में होगा ही नहीं, किसी में अचानक हो जाएगा, किसी में बिल्कुल भी नहीं होगा।
अच्छा, द अनफॉर्चुनेटली ये विजन लॉस जो है इट इज़ इरिवर्सिबल एंड मे गेट वर्स आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी। तो लिहाजा इफ द पेशेंट डज नॉट शो सब ऑप्टिमल substantial clinical benefit with 2 to 4 weeks of initiation when used in children and adults as within 3 months the drug should be discontinued। लिहाजा 2 से 4 हफ्ते में इनिशिएशन के बाद सब्सटेंशियल क्लिनिकल इफेक्ट नहीं आया या मैक्सिमम एडल्ट्स में 3 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर बेहतर है कि आप इस ड्रग को स्टॉप कर दें बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ विजुअल लॉस एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड इफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? एबनॉर्मल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई सिग्नल्स। एमआरआई सिग्नल्स जो है वो भी एबनॉर्मल होने लगते हैं, कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज T2 सिग्नल एंड रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन इन सिमेट्रिक पैटर्न्स इन्वॉल्विंग डीप ग्रे मैटर एरियाज ऑफ द ब्रेन जिसमें थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम है एंड हैव बीन रिपोर्टेड इन सम इन्फेंट्स रिसीविंग वी-गाबाट्रिन फॉर इन्फेंटाइल स्पेज़म। So these abnormalities are generally transient and resolve upon drug discontinuation। तो MRI की सिग्नल्स को ये abnormal करती हैं ड्रग को, जबकि एक्चुअली ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ड्रग वी-गाबाट्रिन। तो इसलिए जो है वो आपको इस ड्रग को देते वक्त जो है ये इसकी जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर उसी वक्त पेशेंट MRI में जा रहा है और उसके सिग्नल एबनॉर्मल हो रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वी-गाबाट्रिन। और अच्छी बात ये कि ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये ट्रांजिएंट होती हैं और रिजॉल्व हो जाती हैं जब ये हम वी-गाबाट्रिन को स्टॉप करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं? सोमनोलेंस, फटीग और लाइट हेडेडनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एनीमिया, डिप्रेशन हो सकता है 12% ऑफ पेशेंट में देखा गया है एंड नो सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और एडवर्स इफेक्ट। रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है क्योंकि जो है इसमें भी क्या है रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट इन ख़ास तौर से वही विजन लॉस और विजन लॉस के अलावा सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर। FDA ने जो अप्रूव्ड रैम प्रोग्राम है इसमें मेडिकेशन गाइड भी भेजनी है पेशेंट को डिस्पेंस करनी है, कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए पेशेंट को कम्युनिकेट कैसे करना है, एलिमेंट टू एंश्योर सेफ़ यूज़ कैसे करना है, यानी वही तमाम पीरियोडिक मॉनिटरिंग कैसे करनी है, पेशेंट को बुलाना कब है, कब आई टेस्टिंग करनी है एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिक्वायरिंग प्रिस्क्राइबर एंड फार्मेसी सर्टिफिकेशन एंड पेशेंट एनरोलमेंट और फार्मासिस्ट और फिजिशियन दोनों को ये इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जिसके पास कि वो प्रॉपरली जो है वो इसको पेशेंट को मैनेज और कंट्रोल कर सके। इसके अलावा अगर हम इसके इंटरेक्शन की बात करें तो ड्रग इंटरेक्शन की तो डज नॉट अफेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कंकमिटेंट एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन, किसी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है दूसरी ड्रग के साथ, बट सप्रेस द ALT एंड AST एंजाइम, यानी ये लिवर एंजाइम है इनको सप्रेस करती है इन अप टू 90% ऑफ पेशेंट्स विच में प्रीक्लूड द यूज़ ऑफ दिस टेस्ट टू डिटेक्ट हेपेटिक इंजरी। ठीक है, लेकिन ये जो है वो क्योंकि ये सप्रेस कर रही है इसलिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हेपेटिक इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट करें, ये प्रीक्लूड है। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लेस कॉमन ड्रग्स, जो कि हम टेबल से देखेंगे और उसके बाद फिर वेगस नर्व स्टिमुलेशन से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।